नमस्कार दोस्तों। आज 19 अक्टूबर है। और आज जो मामला है, सबसे पहली न्यूज़ जो है, क्या और क्यों पढ़े में क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है वो स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम, सेज मोदी। इंटरपोल की बैठक चल रही है ना। इंटरपोल की बैठक चल रही है इंडिया में, और इसकी एक सम्मेलन हो रहा है इसमें। और इसी पे इन्होंने कहा है कि जो हमें ग्लोबल एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब हम क्राइम को डिफीट कर सकते हैं या तब हम हटा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दोस्तों ये जानना है कि ये इंटरपोल है क्या, है ना। इंटरपोल क्या है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंटरपोल है क्या, इसका प्रभाव क्या है। देखो, मीटिंग तो हुई, ठीक है, मीटिंग से सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा इंटरपोल क्या है, इसके दायित्व क्या है, इसको शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं। देखिए, जब भी हम कुछ जैसे न्यायपालिका है या कार्यपालिका है या विधायिका है, तो उनको शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? भारत के संविधान से। इंटरपोल को शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? क्या इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं? क्या करता है, कौन से कार्य है, क्या दायित्व है, इसके बारे में आपको जानना है ना। इसके बारे में आपको जानना है। और एक शॉर्ट नोट्स मतलब, या फिर आप एक पाई चार्ट बना लो, या फिर एक फ्लो चार्ट बना लो। पाई चार्ट बना लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एक यहाँ पे इंटरपोल लिख दिया, और इसके साथ यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे शक्तियाँ लिखी, है ना। और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लाइन लिख दिया। दायित्व क्या है ना, ये यहाँ पे लिख दिया। क्या इसके निर्णय जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसके बारे में ऐसे ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि आप एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाता है आपका, और एक माइंड मैप भी बन जाता है, एक फ्लो चार्ट भी बन जाता है। ये इस तरीके से हो जाता है कि आप कभी भी उस पेज को पलटोगे तो आपको एकदम से स्पष्ट क्लियर नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये मामला है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक है। और अब जैसे अब नया मामला आ रहा है, ऑनलाइन थ्रेट, है ना। इसके बारे में भी बात की गई है। तो जैसे आप ये देखना कि समय के साथ जो हमारे कानून हैं वो बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं? क्योंकि नए नए आविष्कार या नई नई खोज या नए नए बदलाव जो समाज में आते हैं, उसके कारण से हमें उन कानूनों पे कुछ ऐड करना होता है, कुछ हटा देना होता है ना। इस तरीके से बदलाव चलते रहते हैं। तो आपको मुख्यतः ये जानना है कि इंटरपोल क्या है, इसको शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके दायित्व क्या है, इसके कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय किस तरीके से प्रभावकारी होता है, इसी के बारे में आपको देखना है ना। इसके बाद जो है, यूएस हैंड्स ओवर 307 एंटीक आइटम्स, है ना, वैल्यूड एट नियरली $4 मिलियन, मतलब 40 लाख के करीब जो है एंटीक आइटम्स, उनको यूएस अथॉरिटीज़ ने फॉर्मली हैंडेड ओवर कर दिया है, भारत को सौंप दिया है ना। अब ये सौंप तो दिया है, आपको पता है कि ये गया कहाँ से? आपको पता होगा कि कई काले बाजार की अर्थव्यवस्था चलती है। काले बाजार का मतलब है, आपने देखा होगा कि कभी ये सुना होगा कि उस मंदिर से ये चोरी हो गया, या उस मंदिर से ये चोरी हो गया। लोग अपने शौक के लिए या अपने पैसे को खर्च करने के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं जो अद्वितीय हो, अलग हो, है ना। और इन चीज़ों को कौन खरीदते हैं? तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और दो तरीके से खरीदते हैं। एक तो घर में रखने के लिए, है ना, अपने को दिखाने के लिए कि हम इस लेवल पे हैं या इस लेवल पे हैं। दूसरा ये है कि इनका व्यापार किया जाता है। व्यापार कहाँ? विदेशों में। विदेशों में डिमांड होती है कि हाँ, ये चीज़ें यदि हमको मिल गई तो, बस ये शौक है। और उन्हीं में से सबको जो रिकवर्ड किया है उसको भारत को सौंपा गया है। कितने? 307 एंटीक पीसेस, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे, जापान जो है जापान जो है सीक्स जीआई टैग फॉर निहोन्सू एन अल्कोहलिक बेवरेज है। ये अल्कोहलिक
एक पेय पदार्थ है। द एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निलोन्सू जापानीज शेक एन अल्कोहलिक बेवरेज। इट लर्न दिस द फर्स्ट टाइम ए प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज फाइल्ड फॉर ए टैग इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन इन चेन्नई। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो जापान ने जीआई टैग किसे कहते हैं, तो जीआई टैग के बारे में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में ये समझिए कि किसी एक क्षेत्र की विशेषता, जिस वस्तु पे या किसी चीज पे एक क्षेत्र की विशेषता हो, जैसे रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, बनारस की साड़ी को जीआई टैग मिला है ना, भूत जोलकिया जो मिर्च है वो जीआई टैग मिला है, लीची को जो है राजसी लीची जो है वो क्या बोलते हैं मुजफ्फरपुर की, उसको जीआई टैग मिला है, सिलाव का खाजा को मिला है। तो इस प्रकार से जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो बताता है कि वहीं पे उसका मूल हुआ है और वहीं पे चीज़ें हुई हैं। तो भारत में जापान का क्या मतलब है ना, जापान वाला जो वो एक शराब है उसको भारत में जीआई टैग क्यों मिल, दरअसल क्या है कि यहाँ पे उसी तरीके से उसी तरीके से बनाया जा रहा है उसी को तो शेयर स्टेक मार्केट ऑलमोस्ट ऑल नियोन्सू इज सेकंड लार्जेस्ट ब्रेव सच एज मार्केट इन जापान फॉर मेकिंग नियोन्सू 3 मेन रॉ मटेरियल कोजिकिन एक टाइप ऑफ फंगल स्पोर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ नियोन्सू फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसलिए चाहिए कि यहाँ पे ना बनाया जा सके या उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें उसके बारे में उसे एक मतलब जीआई टैग मिल जाता है तो उसे एक संरक्षण मिल जाएगा, है ना, उसकी कॉपी नहीं हो पाएगी, उसी पे बात की गई है। अब आपको पढ़ना क्या है, तो एक तो इस पेय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, दूसरा आप जीआई टैग के बारे में जानिएगा, ठीक है। ये आपको देखना है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ यहीं पे है, एक न्यूज़ है यहाँ पे 6 स्पाइडर स्पीसीज डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 6 स्पाइडर स्पीसीज है ना, और आपको ये देखना है कि पादप या जंतु वर्ग को किंगडम में बांटा गया है ना, किंगडम में बांटा गया है। 5 तरीके के किंगडम होते हैं, इनको आपको ये देखना है कि ये किन किंगडम्स में आते हैं, क्या ये इंसेक्ट हैं, क्या इंसेक्ट नहीं है, यदि इंसेक्ट नहीं है तो कौन से स्पीसीज में आते हैं, इसे आपको देखना है। और बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से जो फैक्ट होते हैं उसे सामान्यतः यूपीएससी नहीं पूछता है ना। इसके बाद है कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, और ये पेज नंबर आपके 12 पे है, पेज नंबर 12 पे है। यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड, सिटीजन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस एंड डिनोमिनेशंस फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज विच इज इन फ्रंट ऑफ द नेशनल आर्टिकल। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आर्टिकल 44 जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो कानून बनाने का काम है, कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का, मतलब जो संसद है वो बनाएगी। यदि आप किसी कानून को बनवाने के लिए कोर्ट में अपील करते हैं तो कोर्ट यही तो बोलेगा, कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड, और यही बताया गया है ना। किसी ने करा था तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आपको जैसे यहाँ पे लॉ मिनिस्टर पिटिशंस which was filed advocate अश्विन कुमार उपाध्याय seeking direction from the top court the government। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को लिए आप यदि कहते हैं तो वो कोर्ट जो है डायरेक्शन नहीं दे सकता है ना। तो इस पे बात की गई है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आर्टिकल 44 क्या है और ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड है वो क्या है, क्या इसे बनाना फायदेमंद है या भारत के जो सेकुलरिज्म है उसको धक्का पहुंचेगा या उसको और मजबूत करेगा, इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद है सेंटर इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स, है ना। आपको ये देखना है, एक छोटी सी न्यूज है जो सेंटर इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स। तो पहला तो ये मामला है कि रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो आपको ये देखना है
दूसरा ये देखना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे क्या हुआ कि हरित क्रांति जब आई, तो हरित क्रांति जब आई तो लोगों के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे आपने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया, अब उत्पादन ज़्यादा कर लिया, सरकार हतोत्साहित भी नहीं करना चाहती कि आप उत्पादन ना करो, तो उसके लिए क्या करेगी, एक सपोर्ट प्राइस देगी। सपोर्ट प्राइस की मतलब कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे, है ना। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाया। अब आपको जो जानना है वो जानना है कि रबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, और जायद की फसलें किसे कहते हैं, है ना। तो ये तीनों आपको जानना है, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों आपको लिख लेना है और इनके बारे में एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट सेट टू सीक वेबर इन नॉर्म फॉर आईडीबीआई बैंक, है ना। गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है कि आईडीबीआई बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए चाह रही है कि जो नॉर्म्स हैं उसमें छूट दी जाए, है ना। तो इसके कारण से ये बात कर रही है। तो खैर ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, विनिवेश हो रहा है ना, ठीक है। अब विनिवेश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। सामान्यतः किसी भी कंपनी के शेयर जब बेचे जाते हैं या उसे प्राइवेटाइजेशन निजी क्षेत्र में सौंपा जाता है और उसके लिए पूंजी मंगाई जाती है, तो इसे विनिवेश की संज्ञा देते हैं। खैर आप विनिवेश ठीक ठाक से पढ़िएगा और इसके लिए भी 2 लाइन या 3 लाइन के रूप में से लिख लीजिएगा, ये एनफ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पेज पर नए आए हैं या इस वीडियो को आप नए देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।